हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 18 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो जिस भी माध्यम के आप हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? किसके द्वारा सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म का प्रयोग किया गया था? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए ए बी सी डी। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है वॉल्टर जी रोजन द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। हम बायोडाइवर्सिटी की बात हम करते हैं तो हम जैव विविधता की बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्लास ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। कई बार देखा गया है कि पूछ लिया जाता है कि इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया है, इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, एसडीजी की हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, सतत विकास की बात किस रिपोर्ट में की गई थी? अगर पास्ट ईयर्स के पेपर्स आपने उठा के देखे होंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो। विभिन्न परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न एनवायरमेंट से देखे गए हैं, तो इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है? एजी टांसले द्वारा। नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से पूछा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म की जब हम बात करते हैं तो अर्नेस्ट हेकल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर नीच, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जोसेफ गिर्नेल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म सबसे पहले कहां पर यूज किया गया था? ये तो आपकी अभी रिसेंट परीक्षा में पूछा गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सतत विकास की बात किस रिपोर्ट में की गई थी? तो याद रखिएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब? 1987 में। एनर्जी पिरामिड पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, अपराइट होता है कि उल्टा होता है, कि सीधा उल्टा दोनों हो सकता है? कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है। तो हमेशा याद रखिएगा जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। और यहां पर हम बात करते हैं 10% लॉ की। मतलब 10% लॉ क्या है? जो भी ऊर्जा, ठीक है, यहां पर प्राइमरी लेवल पर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, जो भी ऊर्जा यहां पर आपकी आती है उसकी खाली 10% एनर्जी जो है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। खाली 10% ऊर्जा जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। 90% जो एनर्जी होती है वो आपकी डिसिपिएट हो जाती है हीट के फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 10% लॉ कहता है। इसीलिए हम देखते हैं एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। और ये 10% लॉ किसके द्वारा दिया गया है? ये भी लिख लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये 10% लॉ जो है वो रेमंड लिंडमैन द्वारा दिया गया है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है? वॉल्टर जी रोजन द्वारा, डब्ल्यू जी रोजन द्वारा। तो यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं।
आप एक काम करिए, इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न देखे गए हैं क्लास यहाँ से, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सारे टर्म्स जो भी आपकी परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं एक जगह नोट डाउन कर दिया है, तो आप भी नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करने में आसानी होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। किसी देश में वास्तविक समृद्धि दर, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर है। रियल ग्रोथ रेट इन अ कंट्री इज द एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ। ठीक है, जब हम रियल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो यहां पर हम उससे क्या संदर्भित, मतलब क्या वो इंडिकेट करता है, एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट करेंट प्राइस, growth rate of GDP at factor cost at current price, growth rate of GDP at market price at constant price, growth rate of GDP at factor cost at market price। तो बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रियल ग्रोथ रेट की बात की गई है। रियल ग्रोथ रेट की बात हम जब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को हम हटा रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रियल ग्रोथ रेट। ठीक है, मतलब यहां पर जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट प्राइस होगा, ये चीज याद रखिएगा। और अगर आज आप देखेंगे तो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो आपका है सी। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को। यहां पर क्या बोला गया, रियल ग्रोथ रेट इन अ कंट्री इज एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्राइस की बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो मतलब रियल ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए जो फ्लक्चुएशन है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को यहां पर नहीं लिया जा रहा है। अब क्लास थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ फैक्टर प्राइस और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। और अगर हम देखें 2015 के पहले की अगर हम बात करें तो जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था, एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन 2015 के बाद से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को बनाने का, किसी भी गुड को बनाने का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसको बनाने का, वो 100 रुपए आ रहा है। ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लग रहे हैं 20 रुपए। ठीक है, और सब्सिडी है 10 रुपए, सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी गई है वो है 10 रुपए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लागत है, जो बनाने में लागत आ रही है वो 100 रुपए है। क्लियर है, फिर उसके बाद बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपए है और सब्सिडी 10 रुपए है। अब यहां पर अगर हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है प्रोड्यूसर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको लिया जाता है। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, और जो भी सब्सिडी दी जा रही है उसको माइनस किया जाता है। तो अगर हमें यहां पर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 100 रुपए है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 20 रुपए है, और सब्सिडी कितना है -10, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मार्केट प्राइस में सब्सिडी को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो कितना आया 110 रुपए। ठीक है, अब यहीं पर अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यहां पे क्या हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट में आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जा रहा है और सब्सिडी को जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया जा रहा है, सब्सिडी को माइनस किया जा रहा है। तो वही करो, आपको पता चल गया मार्केट प्राइस कितनी आ गई है यहां से 110। अब 110 में आप क्या कर रहे हो, आप 110 में माइनस कर रहे हो किसे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और प्लस कर दे रहे हो आप किसको, सब्सिडी को। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 100 आ जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, आपको लिखना है तो इस फॉर्मूले को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए क्लास। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, कई बार देखा गया है कि मेंस में भी, यूपीएससी में तो मेंस में भी प्रश्न बना था कि 2015 के पहले अगर हम देखें जो जीडीपी कैलकुलेशन किस तरीके से होती थी और 2015 के बाद कैसे होती है, तो कंपेयर करना था।
बस आप ये याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूं कि जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहां पर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जब भी मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लागत है उसमें लिखो प्लस करते हो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हो, ठीक है। तो यहां पर देख लो हम क्या इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो भी जीएसटी है, एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज है, उसको हम प्लस करते हैं। माइनस किसको करते हैं, एक्सक्लूड किसको करते हैं, सब्सिडीज को, ठीक है। क्लियर है? चलो यहां पर जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहां पर वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस एट प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बट इंक्लूडिंग सब्सिडी। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर हम सब्सिडीज को इंक्लूड कर रहे हैं और टैक्सेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे थे और सब्सिडी को एक्सक्लूड कर रहे थे। ये चीज क्लियर है ना? चलो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम फॉर्मूला देखें तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, यहां पर क्या हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। जो फॉर्मूला यहां पर दिया गया इससे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस के टर्म्स पे दिया है, लेकिन आप ये याद रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि हम इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर रहे हैं, सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं। यहां पर फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर रहे हैं, सब्सिडी को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। फिर ध्यान दो यहां पर जो फोकस है वो किस पर है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू जो भी कस्टमर है वो पे कर रहा है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। मार्केट वैल्यू पे बाय द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है जो मार्केट वैल्यू दे रहा है किसी भी गुड या सर्विस की, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लागत लग रही है प्रोड्यूसर की, उस पर जीडीपी को कैलकुलेट किया जा रहा है। समझ में आ गया? यहां पर मार्केट में जो कंज्यूमर, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हमें वो गुड किस प्राइस पर मिल रहा है, उसमें आपको पता है कि उसमें टैक्सेस इंक्लूड है, सब्सिडी माइनस है, हम उसको किस में खरीद रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, मार्केट वैल्यू पे। और यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, मतलब जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कितनी लागत लग रही है उस पर ज्यादा फोकस है। यूज्ड बाय, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ द्वारा इसका यूज किया जाता है। और अगर हम भारत में देखें तो इंडिया सिंस 2015 फॉर जीडीपी मेजरमेंट, 2015 के पहले मैंने आपको बताया हम फैक्टर कॉस्ट का यूज करते थे जीडीपी के लिए, लेकिन अब प्रेजेंट में हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। बेटर रिफ्लेक्ट कंज्यूमर साइड वैल्यूएशन, यहां पर कंज्यूमर साइड वैल्यूएशन की बात की गई है, क्यों? क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट कितने पे मिल रहा है, उसमें टैक्स इंक्लूड और सब्सिडी माइनस करने के बाद हमें कितने का वो पड़ रहा है, ये मैटर कर रहा है, ठीक है। यहां पर प्रोड्यूसर साइड वैल्यूएशन हो रही थी, क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कितनी लागत लग रही थी, ये उस पर कैलकुलेट हो रहा था। क्लियर? ये याद रखिएगा क्लास, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर पीसीएस की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। बस हमेशा याद रखिएगा, हम यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज एट प्राइस कंज्यूमर पेज इंक्लूडिंग द टैक्सेस। यहां पर हम टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं, सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडी को इंक्लूड कर रहे हैं, टैक्सेस को माइनस कर रहे हैं, और ये आपके प्रोड्यूसर लेवल पे फाइंड आउट हो रहा है, ये कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप लोग बताएंगे। अब इस प्रश्न को देखो, यहां पर क्या दिया गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। आपको क्या क्या चीजें दी गई है, बैंक रेट, ध्यान दीजिएगा क्लास, एक मिनट, हाँ, बैंक रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, रेवेन्यू। यहां पर ध्यान दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई है, मौद्रिक नीति की बात की गई है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, यहां पर देखिए मौद्रिक नीति की बात करते हैं और फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में किसका रोल होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करती है,
जो भी सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई हो गया। फिजिकल पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसका काम होता है? गवर्नमेंट का, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी याद रखिएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम सीआरआर की बात करें, एसएलआर की बात करें, हम बैंक रेट की बात करें, हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, ये सब क्या है? ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है। आरबीआई सेंट्रल बैंक यहां पर इसे निर्धारित करता है। पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये आपका फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा हो गया, ठीक है। यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो ओनली 1 and 2, ठीक है। यहां पर आप लोग पढ़ते हो ना सीआरआर, एसएलआर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, तो याद रखिएगा। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, तो यहां पर ओनली 1 and 2, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में बताना किसको किसको इकोनॉमिक्स में दिक्कत होती है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब इस प्रश्न को देखते हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की गई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, डेट, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो बताइए। अब आपको पता है कि आप किसी दूसरे देश से हो सकता है कोई सामान मंगवा रहे हो सकता है ना कोई सर्विस ले रहे हो, या फिर हो सकता है पैसा ही ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। आपकी सैलरी, आप कहीं बैठे हुए हो लंदन में, वहां से आप पैसा भेज रहे हो भारत अपने फैमिली को, रेमिटेंस आपने सुना होगा। तो यहां पर विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, डेट, ये सारे आपके आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, एक बार थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सोचो भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें आपके विजिबल, इनविजिबल ट्रेड, यहां तक कि डेट और कैपिटल फ्लो भी इंक्लूड होगा। विजिबल ट्रेड की हम बात करें, हमने लंदन से कोई सामान मंगवाया, यूके से हमने खूब सुंदर सुंदर से पर्स मंगवाया, कुछ भी जो भी आपको सोचना हो आप सोच लीजिए, मतलब गुड्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर हमने यहां से वहां कुछ भेजा, ठीक है। कितने जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं, याद रखिएगा ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की यहां पर बात की गई है बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब खाली हम एक ही कंट्री को ना ले, हम दूसरी कंट्रीज को भी ले, ठीक है। भारत का व्यापार दूसरी कंट्रीज के साथ, इसमें हमने कौन से गुड्स, आपके कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए, इंक्लूड होंगे। मतलब यहाँ पे मर्चेंडाइज, गुड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो भी हमने भेजे हैं या फिर हमने खरीदे हैं दूसरे देशों के साथ। साथ ही साथ इनविजिबल ट्रेड, जैसे सर्विसेज की हम बात करें, टूरिज्म की हम बात करें, ठीक है, बैंकिंग की हम बात करें, ठीक है, ये भी इंक्लूड होंगे। इनविजिबल है, आप इनको छू तो नहीं सकते ना, इनविजिबल है लेकिन है, ठीक है, मतलब यहां पर आपके सर्विसेज इंक्लूड होंगी। साथ ही साथ याद रखिएगा डेट एंड कैपिटल फ्लो, जैसे एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है, एफडीआई, एफपीआई, लोन, बैंकिंग कैपिटल से भी इंक्लूड होंगे। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो यहां पर आपके सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्री, ठीक है, तो ये याद रखिएगा विजिबल, इनविजिबल, डेट एंड कैपिटल फ्लो सब इंक्लूड होंगे। क्लियर? चल आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। पांचवें प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा करंट का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट मैन डीप मिशन। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, सही है। इस मिशन का उद्देश्य मस्त, ठीक है, 6000 को विकसित कर उसका प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना होगा। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप
ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से आपके सही है ना, देख लेते हैं हम एक बार कौन कौन से कथन आपके सही हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसको लगाइएगा, ठीक है। कौन कौन सी पॉइंट्स आपके सही हैं ये बताइएगा। तो कथन 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप लोग अपने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जिस भी माध्यम के आप हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की गई है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, बस यहाँ पर जो 8000 मीटर दिया गया है ये 6000 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा नाम क्या है, मत्स्य 6000, ठीक है, को विकसित कर उसका प्रयोग करके 6000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्लास मेंस के लिए ना ये सब इंपॉर्टेंट होता है, जो भी इस तरीके के मिशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि अभी भारत में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है सारे सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में, तो वो एक जगह नोट डाउन कर लिया करिए कि तो अगर कोई भी प्रश्न ऐसा पूछे सिक्योरिटी वाले से तो आप उसको आराम से आंसर को लिख सकें, तो एक जगह नोट डाउन करते हुए चला करिए अगर आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है आपको। सक्रिय ज्वालामुखी दिया गया है और स्थान दिया गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीसीएस देख लो, आरओ देख लो, ठीक है, और विभिन्न स्टेट्स की भी परीक्षाएं देख लो, प्रश्न बनता ही है। एक्टिव वॉल्केनो और लोकेशन पूछा जाता है। तो देखो यहां पर माउंट मेरापी, सकुराजिमा, ठीक है, वेसुवियस, मौना लोआ, तो बताओ यहां पर क्या है सही उत्तर। मौना लोआ की बात करेंगे तो डी का फर्स्ट हो जाएगा हवाई में, डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, ठीक है। माउंट मेरापी की बात करेंगे तो इंडोनेशिया 2 जगह दिया गया है, 4 ऑप्शन ही सेम दी गई, ठीक है, 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। यहां पर अब माउंट वेसुवियस की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, माउंट वेसुवियस आपका हो गया सी का सेकंड, इटली में है, ठीक है। और सकुरा जिमा की बात करेंगे तो जापान में है। यहां पर क्लास दोनों ही ऑप्शंस मतलब सही दे दिए गए हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी डी में से कुछ भी टिक लगा लेना, दोनों सेम दे दिए गए हैं। यहाँ पे देख लो, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, ठीक है, सकुराजिमा जापान, माउंट वेसुवियस इटली, मौना लोआ हवाई, ये और ये तो कई बार पूछे गए हैं। पास्ट ईयर्स के पेपर्स अगर आप लोग ने देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न पहले भी परीक्षा में दिखा हुआ मिला होगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन तो कई बार पूछे गए, वेसुवियस कहाँ है, मौना लोआ कहाँ है, माउंट मेरापी कहाँ है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़े 7वें प्रश्न पे, ध्यान से देखना प्रश्न को, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ पाए आप लोग। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िए। द रिकॉर्डेड टेम्परेचर डिक्रीजेस अक्रॉस द इंडिया व्हेन व्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, रेनफॉल इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलिए बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर से दक्षिण देखने पर भारत की तरफ दर्ज तापमान जो है वो घटता है, उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिमी से पूर्व की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ भारत में देख रहे हो तो बताओ जो टेम्परेचर है वो आपका लिखा है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सही है कि गलत, खुद सोचो। कश्मीर में ठंडक दिख रही है आपको कि तमिलनाडु केरला में, बताओ जल्दी से, कुछ सोचना है नहीं ना। कश्मीर में ठंडक, हिमाचल प्रदेश में ठंडक, उधर नॉर्थ में आपको ठंडक दिख रही है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। रेनफॉल इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाने पे जो रेनफॉल है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, ये भी गलत है, एकदम गलत ना। इधर बे ऑफ बंगाल है, आपको पता है इधर बारिश ज्यादा हो रही है, ईस्ट की तरफ जाओगे आप, अरे देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहां ध्यान देना जो बता रही हूं मैं, ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्थ में जो टेम्परेचर है वो कम है साउथ के कंपैरिजन में, क्लियर हो गया होगा, ठंडक उधर नॉर्थ साइड में ज्यादा है। अब यहां लिखा है ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, क्लियर है, अब सही होगा। रेनफॉल इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जाने पर हम देख रहे हैं जो रेनफॉल है वो इंक्रीज हो रही है,
ये लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपकी बारिश होती है, ठीक है, इधर की तरफ आपकी बारिश ज्यादा है। इधर अगर आप देखोगे तो राजस्थान तो वेस्ट में आपके है ना डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये चीज याद रखना। रेनफॉल इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट में अगर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो विंड आ रही है उसमें भी आपके क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, रेनफॉल ज्यादा होती है, और वेस्ट की तरफ जाते जाते ये जो आपकी विंड्स है वो आपकी ड्राई हो जाती है, तो वर्षा उस तरफ कम होती है। तो सेकंड तो आपका क्या है, सही है, पहला आपका गलत है। ठीक है क्लास, बी आपका सही है। देख लो, वेस्टर्न नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इधर बारिश कम होती है। ईस्टर्न नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, आपका बिहार इधर की तरफ, ठीक है, क्या रेनफॉल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मॉनसून विंड्स आती हैं उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है, और जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ मूव करती हैं वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है उस रीजन में। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन रॉय आर करेक्ट। ठीक है, ही फाउंडेड आत्मीय सभा, बिल्कुल सही है। बताओ, उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। जब भी हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, क्योंकि उस समय ये एक ऐसे इंसान थे जिनको इंग्लिश भी आती थी, तो इनको इन्होंने भेजा था कि जाइए, जो आप जाइए हमारे पेंशन के बारे में, मुगल एम्परर ने भेजा कि आप जाइए हमारे पेंशन के बारे में बात करके आइए, तो फिर ये गए। तो याद रखिएगा, इनको राजा की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ मोनास्टिर्स इनके द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी लिखा है, ये भी सही है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, सब सही है। डी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है ना। राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इनकी भाभी को सती बना किया गया था, मतलब जिंदा जलाने की वो कर दिया गया था, जिसका इन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन उनकी बात उस समय उनके परिवारजनों ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक आवाज उठाई, और आपको पता है बाद में सती प्रथा उन्मूलन भी हुआ। तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1820, फिर ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे वर्ष 29 में ब्रह्म समाज कहा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय लेके आराम से पढ़िए। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 आपको ध्यान में रखना है। ये आसान प्रश्न है, लेकिन इस तरीके के लेंदी प्रश्न देख के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो बताइए, राइट टू इक्वालिटी में आपके कौन कौन से आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। चलिए देख लेते हैं हम इसको। देखो, आर्टिकल 14 की बात जब हम करते हैं तो आप सभी को पता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात उसमें की गई है। ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, ठीक है, आर्टिकल 14 में। 15 की बात हम करते हैं तो बोला गया है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 हो गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्लास हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये 15 हो गया, ठीक है, ये आपका 16 हो गया, ठीक है, ये 16 हो गया। फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज दिया गया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 17 में की गई है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया, 14 से 18 के बीच की बात की गई है, तो यहां पर आपका 1, 2 और 4 आएगा, ठीक है, 1, 2 और 4 आएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। यहां पर समझ में आ गया ना प्रश्न में क्या पूछा गया था। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कौन कौन से आपके दिए गए हैं प्रोविजन,
वो बताना था आपको। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुई होगी? तो आपको पता है आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं या 14 की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो वहां पे क्या बोला जाता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, 15 में हम बात करते हैं तो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 17 में अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। ये याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब इस प्रश्न को देखो, रामसर साइट से रिलेटेड ये प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर है। बताइए कौन सा सही उत्तर है यहां पर? गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए का आवास है। ठीक है, गहीर माथा की जब हम बात करते हैं तो ऑलिव रिडले टर्टल का आवास है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। चिल्का झील की हम बात करते हैं, इसकी प्रमुख जाति जो है के रूप में इरावदी डॉल्फिन का आवास है ये। ठीक है, चिल्का लेक में हमें इरावदी डॉल्फिन देखने को मिलती है, ये भी सही है, ये भी सही है। गहीर माथा की जब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल देखने को मिलता है। फिर नल सरोवर आर्द्रभूमि भारतीय जंगली गधे का भी आवास है। फिर आपको दिया गया है सो मोरिरी आर्द्रभूमि काली गर्दन वाले सारस का आवास है और प्रजनन स्थल है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? देखिए, नल सरोवर वेटलैंड की जब हम बात करेंगे, इंडियन वाइल्ड एश, ठीक है, ये आपका गलत है। यहां पर सो मोरिरी जो कि लद्दाख में है आर्द्रभूमि, यहां पर काली गर्दन वाले सारस देखने को मिलते हैं, ये सही है। तो यहां पर आपका 1, 2, 4 सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, जब हम कच्छ की बात करते हैं, रन ऑफ कच्छ की, तो वहां पर वाइल्ड एस देखने को मिलता है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूं। डायरेक्टली पूछा जाएगा गहीर माथा में किसका हैबिटेट है? ऑलिव रिडले टर्टल का। कई बार पूछा गया, यूपीएससी का तो फेवरेट है ऑलिव रिडले जब दिखता है तो। ठीक है, इसी तरीके से चिल्का झील की बात करेंगे तो चिल्का झील में हमें इरावदी डॉल्फिन देखने को मिलती है, नोट कर लीजिए। फिर नल सरोवर वेटलैंड की यहां पर इंडियन वाइल्ड एश की बात की गई है, तो याद रखिएगा ये कच्छ रीजन में, ठीक है, कच्छ रीजन में देखने को दिखते हैं वाइल्ड एश। और सो मोरिरी की बात हम करेंगे, ये लद्दाख में है और यहाँ पे याद रखिएगा काली गर्दन वाले सारस देखने को मिलते हैं। डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? अच्छा, वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वेटलैंड की बात करें तो रामसर साइट से याद रखिएगा, ठीक है, और ये याद रखिएगा किस दिन मनाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आपके एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर रही है पानी के अंदर, वो कैसे सरवाइव कर रही है? मछली कैसे सरवाइव कर रही है? बिना ऑक्सीजन के, मतलब बिना एयर के कांटेक्ट के। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला दिया गया, दे डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, दे जनरेट ऑक्सीजन विद देयर बॉडीज, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट इन द वाटर। अब क्लास यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, बी और डी में। ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम मछलियों की ही बात करें, ठीक है, फिशेस की ही बात करें, तो उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखिएगा, दे नीड ऑक्सीजन। लेकिन अब एयर के कांटेक्ट में तो है नहीं वो, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को तो वो कंज्यूम कर नहीं सकते, बट दे कंज्यूम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे वो कंज्यूम करते हैं, तो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जिसे कि हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, याद रखिएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, वे जल से ऑक्सीजन लेते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन होता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया था उसमें एक टर्म था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की हम बात करते थे। ठीक है, बीओडी क्या इंडिकेट करता है? कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इंडिकेट करता है, ये चीज याद रखिएगा। जब पानी में, ऐसे समझिए, इसको छोड़ दीजिए अभी यहाँ पे, इसको मैं आपको दूसरे उसमें पढ़ा दूंगी, बस ऐसे समझिए,
कई बार देखा जा रहा है, न्यूज़ अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो कई ओशियंस में, एक्वेटिक बॉडीज में डेड जोन क्रिएट हो रहे हैं। डेड जोन कैसे क्रिएट होते हैं? डेड जोन उस जोन को कहते हैं जहां पर घुलित ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और जब पानी में घुलित ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा जोन क्रिएट हो जा रहा है जहां पर लाइफ ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो उससे डेड जोन कहते हैं। तो घुलित ऑक्सीजन के फॉर्म में वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन सा नहीं है? इंटरेस्ट रेसिप्ट, टैक्स रेसिप्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर स्मॉल सेविंग। तो बताइए, यहां पर आपका क्या बोला गया? रेवेन्यू अकाउंट में आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें आपका जो स्मॉल सेविंग्स है ये इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां सरकारी विभागों को व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश की बात की गई है, और यहाँ पे अल्प बचत की बात की गई है। तो रेवेन्यू में आपका क्या होता है? आपका जो स्मॉल सेविंग्स है वो नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, एक चीज याद रखिए, आप लोग पढ़ते होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रेसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेसिप्ट ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को। तो मैं हमेशा बच्चों से एक चीज कहती हूँ, स्टूडेंट से एक चीज कहती हूँ, जो देखिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ग्रेजुएशन में या 12th तक, उनको ये सब चीज़ें पता होती है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, ये रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब क्या है। तो उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे याद रखो, आर से रेवेन्यू, ठीक है, और आर से रोज रोज, रोज रोज। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रोज रोज के खर्चे आ जाएंगे। ठीक है, रोज रोज के खर्चे, अगर सरकार के रोज रोज के खर्चों की बात हम करें तो जो वो सैलरी लोगों को दे रहा है वो रोज रोज के खर्चे, ये सब रोज रोज के खर्चे हैं। ठीक है, हमारे आपके रोज रोज के खर्चे की बात करें तो सब्जी लाना रोज का खर्चा है, दवाई का खर्चा रोज का खर्चा है, तो ये रोज रोज के खर्चे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गए। ठीक है, अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक साथ आप बड़ा खर्चा कर रहे हो और हो सकता है फ्यूचर में उससे आपको क्या मिले, आपको पैसे भी आए। जिससे सरकार का अगर बड़ा खर्चा देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार का क्या हो गया, एक ब्रिज बना रही है, हाईवे बना रही है, वहां से टोल टैक्स बाद में आएगा, एयरपोर्ट बना रही है। हमारे आपके बड़े खर्चे में क्या आएंगे, मकान बनवा रहे हैं हम अपना, ठीक है, फिर उसके बाद रेंट पे देंगे, पैसा आएगा, या दुकान बनवा रहे, बड़ा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रोज रोज के खर्चे। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो क्वेश्चंस लग जाते हैं एग्जाम में। चलो अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इन सारे टॉपिक से भी रिलेटेड मैं प्रश्न ले आऊंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अब अगले प्रश्न को हम देखें, क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, यहाँ पे क्या दिया, स्तूप संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विस्तार, यहां पर ध्यान दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पे स्तूप संरक्षण रिजर्व, कभी कभी हिंदी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है वो थोड़ा सा अजीब सा आपका हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा ट्रांसलेशन हो जाता है। यहाँ पे सारोपचू कंजर्वेशन रिजर्व देखिएगा क्या दिया गया, इट इज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व इन इंडिया लोकेटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, दिस रीजन इज स्पेशली फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स। इन इट्स सेंटर इज द confluence area of the river and चार्प नाला। तो नदी और चर्प नाला का संगम क्षेत्र है यहाँ पर। ये आपके हिम तेंदुओं के लिए फेमस है, हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। यहाँ पे स्तूप संरक्षण को उसको थोड़ा सा भाई सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व है। यहां पर कौन से कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। एक बार मैं साइड हो जाती हूं, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक है इंग्लिश हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करने में, लेकिन आप इसको
पढ़िए क्लास, फिर मुझे बताइए। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोग ने पढ़ लिया होगा। क्लास कहीं पे भी लगे कि वीडियो को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए तो पॉज कर दिया करिए, मतलब क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दिया करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए या क्षेत्र जो है वो विशेष, ध्यान दीजिएगा, या क्षेत्र जो है वो विशेष रूप से हिम तेंदुओं के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। या उत्तराखंड स्टेट में है, नहीं ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। या उत्तराखंड नहीं, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश ना कि उत्तराखंड, ठीक है। इस क्षेत्र में नदी और चर्प नदी का संगम क्षेत्र है, ये भी सही है। तो अगर हम देखें 2 और 3 सही है, लेकिन पहला आपका गलत है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर नॉट करेक्ट की बात की गई है क्लास, और ऑप्शन आपका अलग सा इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है इसमें या तो आप कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। हाँ, यहां पर सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा सही करते हैं, इसको आप कर लीजिए कौन सा सही है, ठीक है। क्या कर लीजिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नहीं आर करेक्ट। और यहां पे ये जो है स्तूप संरक्षण रिजर्व क्यों लिखा हुआ है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप कर लीजिए, ठीक है, सापचू कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। यहां पर ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। पहली चीज नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इनमें से कौन से आपकी सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये सही है। यह क्षेत्र विशेष रूप से हिम तेंदुओं के लिए फेमस है, इसके केंद्र में नदी एवं चर्प नाला का संगम क्षेत्र है, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है क्लास। इसको सही कर लीजिए। अगर आपको वीडियो को पॉज करके समझना है, प्रश्न में कोई भी दिक्कत लग रही है तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ भी लीजिए। यहां पर आपका सी सही होगा, और प्रश्न में पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। चलो अगला प्रश्न हम देखें। Where was the conference of parties for the Basel, Rotterdam and Stockholm Convention held between 28 and May 2025 के बीच में? ये जो आपका ये करंट का प्रश्न हो गया, जो आपका सीओपी हुआ है, ये कहां पर हुआ है, तो बताइए कहां पर हुआ है? बाकू में हुआ है, जिनीवा में हुआ है, मैड्रिड में हुआ है, या फिर पेरिस में हुआ है? तो यहां पर याद रखिएगा बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम अभिसमो मतलब कन्वेंशन याद रखिएगा के लिए जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है, वो जिनेवा में हुआ है, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, यहां पर करंट का प्रश्न था। अगला देखते हैं हम। यूफ्रेट नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? यूफ्रेट दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यहां पे यूफ्रेट ही लिखिएगा, यूफ्रेट्स। यह 4 देशों से होकर बहती है। नीचे दिए गए में से कौन सा कूट आपका सही है, ये आपको बताना है। यूफ्रेट नदी की बात की गई है, यूफ्रेट्स की। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को कभी कभी बड़ा अजीब सा ट्रांसलेट हो जाता है, तो उस पर ध्यान दिया करिए क्लास, ये होता है। तो यहाँ पे आप यूफ्रेट्स दक्षिण पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये सही है, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह 4 देशों से होकर बहती है, ये आपका गलत है, ये 3 देशों से होकर बहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा गया है ना, यही पूछा गया है, हाँ करेक्ट। तो केवल एक आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूफ्रेट्स अगर हम देखें तो ये आपको दिख रही है नदी, ठीक है। ये तुर्की, सीरिया और इराक में आपको फ्लो होती हुई दिख रही है, ठीक है। यूफ्रेट्स जो है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तुर्की के अर्मेनियाई उच्च भूमि से उत्पन्न होकर सीरिया व इराक में बहती है। वहां पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर सीरिया और इराक में ये फ्लो हो रही है। अल-बसरा नामक स्थान पर नदी से मिलती है ये, और फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है, पर्शियन गल्फ में ये विलीन हो जाती है। तो याद रखिएगा ये 3
देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तुर्की, सीरिया और इराक। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टास आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड। ठीक है, अच्छा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टास आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड? नर्मदा, सुवर्णरेखा, कृष्णा, गंगा। बताइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो आपको पता है, जब हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, सुंदरबन डेल्टा की हम बात करते हैं, तो वहां पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर नर्मदा सुवर्ण रेखा पर मैंग्रोव्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कृष्णा और गोदावरी पर, सॉरी, कृष्णा और, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कृष्णा और गंगा पर। ठीक है, गोदावरी पर भी है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहां पर 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी। ठीक है, यहां पर देखिए, हमें मैंग्रोव्स कृष्णा नदी पर, महानदी पर, गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और सुंदरबन डेल्टा आप याद रखिएगा, वहां पर सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स क्या है? अगर आप देखेंगे ऐसे, ये वाटर है, वाटर के ऊपर आपके कुछ इस तरीके के पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें जो होती है वो पानी के ऊपर देखने को मिलती है। तो फ्लोटिंग फॉरेस्ट की तरीके से ये दिखता है, मतलब जो पेड़ हैं इनकी जड़ें पानी के ऊपर देखने को मिलती है, दलदली एरिया होता है। तो जो रूट्स है वो नीचे सांस नहीं ले पाते, इसीलिए ऊपर की तरफ आ जाती है। जो डक्ट होते हैं जहां से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे देखिए इस प्रश्न को, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इंस्टीट्यूशन। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले दिया है संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स। फिर दूसरा आपको दिया गया कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, और फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है? कौन कौन से सही सुमेलित हैं क्लास, ये पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो केवल 2। ठीक है, कोलकाता मदरसा की जब हम बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं। जब हम बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं तो जोनाथन डंकन की बात करते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अगर आपने पेपर देखा होगा तो कई बार पूछा गया है कि जब हम बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो यहां पे संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा जोनाथन डंकन। ठीक है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था, जहां अरबी और फारसी के साथ मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ये कहां पर इन्होंने स्थापित किया था? कलकत्ता में। कलकत्ता मदरसा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो मदरसा स्थापित किया गया था, कलकत्ता मदरसा, वहां पर अरबी फारसी के साथ मुस्लिम कानूनी, मतलब कानून जो थे, लॉज जो थे, उनको स्टडी किया जाता था। इसी तरीके से हम देखते हैं 1791 में 10 साल बाद जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी हिंदू लॉज को पढ़ने के लिए। ये चीज क्लियर है? ठीक है, यहां पर देखिए जहां हिंदू कानून व दर्शन का अध्ययन किया जाता था संस्कृत कॉलेज में जोनाथन डंकन द्वारा। कलकत्ता मदरसा 1781, वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने 10 जुलाई 1800 में नागरिक सेवाओं में आने वाले ब्रिटिश युवाओं लोगों को भारतीय भाषा में परीक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कई बार पूछा जाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? ट्रेन करने के लिए जो सिविल सर्वेंट्स थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जगह इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज नागरिक परीक्षण के लिए आरंभ किया गया था। बस इतना याद रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डीपीएसपी से रिलेटेड प्रश्न है, दिया गया है यहां पर। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। टीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। तो आपको लगता है कि यहां पर
रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के लिए डीपीएसपी को बनाया गया है, या फिर इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? नहीं। राज के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टेट पॉलिसीज को क्यों बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, निर्देश दिया गया है ये, ठीक है। तो इट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों ही गलत है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डी। क्लियर है ना क्लास? यहां पर निर्देश दिया जा रहा है कि जब आप पॉलिसीज बनाएं कोई, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की बात की गई है, इसलिए तो नीति निर्देशक तत्व, नीति को बनाते समय कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको स्टेट्स को ध्यान में रखना है, बस यही होता है डीपीएसपी। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, which one of the following sector is the largest contributor to the carbon dioxide emission from fossil fuel consumption in India? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक भारत में जीवाश्म ईंधन खपत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान करता है? बताइए, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भारत में अगर हम देखें तो किस क्षेत्र से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो विद्युत और ऊष्मा उत्पादन क्षेत्र से हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द लिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लिवर सिक्रीट्स टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? लिवर की बात यहां पर की गई है क्लास, तो हम मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बोला गया है। वसा के पाचन में यकृत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपका क्या है? ये आपका सही है। लेकिन दूसरा दिया गया यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्सर्जित करता है, ये आपका गलत है, ठीक है। अगर हम देखें जो लिवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, ठीक है, बाइल जूस को लिवर सिक्रीट करता है जो कि आपके फैट डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ये गलत है। पहला सही है कि हाँ, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बाइल जूस सिक्रीशन करता है, ठीक है, पित्त जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर सी आपका सही होगा, ठीक है। यहां पर देख लो, लिवर डज नॉट सिक्रीट एनी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, इट ओनली सिक्रीट्स बाइल, जैसे कि क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं, ठीक है, बाइल जूस। तो बाइल विच इज नॉट एन एंजाइम, ये याद रखिएगा। अच्छा, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे लाइपेज की बात करेंगे, तो लाइपेज जो है वो पेनक्रियाज द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ना कि लिवर द्वारा। ये चीज क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21वां प्रश्न। Which committee suggested the enactment of Competition Act 2002? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? विजय केलकर, रंगराजन, एसवीएस राघवन कमिटी, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? ठीक है, यहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है बोला गया है। तो यहां पर याद रखिएगा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो एसवीएस राघवन कमेटी द्वारा सजेस्ट किया गया था। सी आपका सही उत्तर है यहां पर, ठीक है। अगला देखिए, 22वां प्रश्न देखिए, ये करंट पे बेस्ड प्रश्न है, पढ़ लीजिए। 2025 का करंट है ये। क्या दिया गया है? मल्टी एजेंसी सेंटर की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मल्टी एजेंसी सेंटर, MAC? इट वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 2001 आफ्टर द कारगिल वॉर। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया, इट्स एडवांस वर्जन वॉज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली ऑन 2 मई 2025 एंड इट वर्क अंडर द इंडियन आर्मी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी।
केवल 1 और 2 जो है वो सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब हम MAC की बात करते हैं, यहां पर जब हम MAC की बात करते हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर की, तो यह भारत का एक राष्ट्रीय खुफिया साझाकरण केंद्र है जो खुफिया ब्यूरो के तहत कार्य करता है, ना कि इंडियन आर्मी के तहत कार्य करता है, जो कि प्रश्न में आपको दिया गया था। वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद इसे स्थापित किया गया था, 2008 में और अधिक मजबूत किया गया था, और 2025 में इसे उन्नत संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न को देखें। यहां पर बुक और ऑथर के बेस्ड पर ये प्रश्न है कि कौन सी बुक किस ऑथर द्वारा लिखी गई है। इन ऐसे प्रश्नों में कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप बस नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सारे ही जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा की बुक है। वाई भारत मैटर्स जयशंकर जी की बुक है। द कोर्स ऑफ 1984 जो है वो सुतिरत वजीर जी की बुक है। ब्लैक ऑर्फन जो है एस हुसैन जैदी की बुक है। सारे ही आपके बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं, डी सही उत्तर है। नई जो बुक्स पब्लिश हुई रहती हैं, किसने लिखा है, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में दिए जाते हैं, अगर आपने पास्ट के पेपर्स को देखा होगा। ठीक है, चलो 24वें प्रश्न को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। कौन सा कोल्ड करंट नहीं है, आपको बताना है। ओशियन करंट से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ओशियन करंट किस ओशियन का है। ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से करंट है, अटलांटिक में पूछ लेता है कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा आपका हॉट करंट है। ठीक है, वार्म करंट है जिसे बोलते हैं, वार्म करंट कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो बताइए यहां पर कौन सा कोल्ड करंट नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्वेजियन जो है वो आपका कोल्ड करंट नहीं है, डी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आप सभी को पता है ये क्या है, एक मिनट क्लास, हाँ ये क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक है, विषुवत रेखा है, ये सभी को पता है। ये क्या है, पोल है, वेरी गुड, ध्रुव है। तो जब भी कोई भी आपका जो करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा तो वो आपका कैसा होगा, वो आपका हॉट करंट होगा। ठीक है, और जब भी कोई भी जो करंट है वो आपका पोल से किधर की तरफ मूव करेगा, इक्वेटर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ मूव करेगा, तो वो आपका कोल्ड करंट होगा। तो डायरेक्शन तो समझ में आ रही ना, क्योंकि सन रेज जो है वो कहां पर फॉल करे, इक्वेटर पे फॉल करी, तो इधर के जो भी आपके करंट होंगे, पानी का जो मूवमेंट होगा इधर से इधर की तरफ, तो ये वार्म करंट होंगी और इधर कोल्ड करंट होंगी। ये चीज क्लियर है ना। अब नॉर्वेजियन करंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसका मूवमेंट किस तरीके से ऐसे है। ठीक है, तो ये आपका हॉट करंट है क्योंकि पोल की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है पेरू, तो कोल्ड करंट है। ठीक है, यहां पे बेंगुलिया की जब हम बात करेंगे तो ये भी आपके पोल से किधर की तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, कोल्ड करंट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट की अगर हम बात करेंगे ये भी कोल्ड करंट है। क्लियर। कैलिफोर्निया, ये देखो इधर जो कैलिफोर्निया के तट पे जो करंट है वो भी आपकी कोल्ड करंट है। कैनारी, ये भी कोल्ड करंट है। ठीक है, लैब्राडोर देखो पोल से इधर की तरफ आ रही है, कोल्ड करंट। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। कोल्ड करंट याद कर लो और आपका हो जाएगा आराम से। चलो इस प्रश्न को देख लो, ये 25वां प्रश्न है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। 25वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना क्षेत्र में पाई जाती है। गोंडवाना क्षेत्र की हम बात करें तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए फेमस है, ये पता है आप सभी को। ठीक है, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हम धारवाड़ रीजन की बात करते हैं। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है और धारवाड़ जो है वो फेमस है आपका मिनरल ऑयल के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, पढ़ लो और बताओ सही उत्तर आपका क्या होगा। यहां पर तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर कौन सा होगा। जो अभ्रक है वो हमको कोडरमा रीजन में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। गोंडवाना क्षेत्र जो है ये आपका किसके लिए फेमस है, ये कोयले के लिए फेमस है, कोल के लिए।
ठीक है। और धारवाड़ जो है वो मिनरल्स के लिए फेमस है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लेते हैं एक बार, अभ्रक की जब हम बात करते हैं तो अभ्रक हमें, ध्यान दीजिएगा क्लास, अभ्रक की जब हम बात करते हैं तो यह खनिज प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो यहां पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। और गोंडवाना की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोयला मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना में नहीं बल्कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में आदि में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल गैस भारत में कहां मिलती है तो आप याद रखिएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन और मुंबई के तटीय अपतटीय जो कोस्टल एरिया है वहां पर मिलती है। ठीक है, और खनिज तेल की बात करेंगे, मिनरल ऑयल की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको भी। चलो, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे बताइएगा, कोई भी डाउट होता है तो उसके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। यहाँ पर प्रीलिम्स के कोर्स को कवर किया गया है, साथ ही साथ मेंस के भी कोर्स को कवर किया गया है। किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी आपको कोर्स के दौरान बताया जाएगा। जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको कवर कराया जाएगा ताकि आपको आइडिया भी होता रहे कि किस तरीके के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। और नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो कोर्सेज हैं वो बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो किसी भी माध्यम में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास कोई भी डाउट हो, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है मन में, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। लास्ट में जाते जाते एक ही बात मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि खुद पर विश्वास रखिए। ठीक है, जब तक खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक जीवन में सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। खुद पर विश्वास रखने का अर्थ ये है कि अपने प्रति वफादार रहिए। ठीक है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिए, आप अपना कर्म करिए और फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए सब। जीवन में सब अच्छा ही होगा। और बिल्कुल भी छोटी मोटी समस्याओं से जीवन में घबराइए मत। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं, तो उन समस्याओं पर फोकस ना करके जीवन में अच्छी चीज़ों पर फोकस करिए। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं, आप इस परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो उसी पर अभी फोकस करिए। आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, पुट योर 100%, हमेशा अपना 100% दीजिए। जितनी भी आपकी क्षमता है, आप अपनी क्षमता को जानते हैं, अपना 100% दीजिए और फिर सब जीवन में अच्छा ही होगा। निराश मत होइए। आप लोग के मैसेजेस आते हैं तो मुझे भी दुख होता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के मैं आप लोग से कहती हूँ कि नहीं, अभी तैयारी करो, अभी मत इस फील्ड को छोड़ो, आप कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है बोलने में और उस चीज़ को करने में डिफरेंस होता है। मैं आपको हर दिन मोटिवेट करती हूँ, लेकिन आप लोग जब अकेले में बैठते होंगे, जब सोचते होंगे कि जीवन में क्या चल रहा है, तो आपकी अलग परेशानियाँ हैं। लेकिन देखिए क्लास, परेशानियाँ सबके जीवन में है, यही चीज़ मैं बोलती हूँ। और जो इन परेशानियों को पूरी मजबूती के साथ इनका सामना करता है, ठीक है, वो एक बहुत ही बेहतर आदमी, इंसान बनकर निकलता है। तो खुद पर हमेशा विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसकी भी याद आपको अपने संकट के समय में आती हो, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति जरूर होगी जिसको कि जब आप सबसे अकेले बैठे रहते हो, जब आप सबसे असहाय महसूस करते हो, तब आपको उसकी याद आती हो। तो आप हमेशा उनके बारे में सोचिए। ठीक है, उस शक्ति को स्मरण कीजिए और कहिए हमें शक्ति दें, हम जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन को भरिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। अपनी जो छोटी छोटी कमियां हैं जीवन में उसको भी पहचानिए, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, उन कमियों को पहचानिए और उसको सुधार करिए। कमी को पहचानना और उसको सुधार करना ही जीवन है, ये चीज़ समझिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। लास्ट में यही कहूँगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ठीक है, और
मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरीज को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।